नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, कौन सा फ्लक्स? फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स भाई। फील्ड लाइंस कौन से तुमने बताई हैं कि इलेक्ट्रिक बोल रहे हो तुम, ठीक बात है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक क्रॉस कर रही है तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। एक फ्लूइड के चैप्टर में भी फ्लक्स नाम का वर्ड आता है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, है ना। तो वही इसी का भाई बंधु है, क्योंकि पानी की जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो भी किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाएंगी। कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे उसी से वहां से वर्ड बना है ये वाला। तो जहां भी कहीं फ्लक्स वर्ड सुन रहे हो तो इसका मतलब है कोई चीज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, और छोटा सा लिख दूंगा यहाँ पे एम, क्योंकि इलेक्ट्रिक भी पढ़ रखा है हमने। तो वाला फाई ई हो गया, ये वाला फाई एम। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता होगा? मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे, और cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया ए, दोनों के बीच का एंगल है। वेक्टर होती हैं भाई लोग दोनों चीज़ें, ऐसा। तो फाई एम विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, ऐसा, ठीक है। अब अगर मैं तुमको पूछूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो कैसे चेंज हो सकता है? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, बताइए कैसे चेंज हो सकता है? बाय चेंजिंग क्या? नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके तब चेंज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? करंट पे, डिस्टेंस पे, म्यू नॉट पे, ठीक है। तो हम किसी चीज़ का म्यू नॉट कैसे बदल सकते हैं? हाँ, वो फेरोमैग्नेटिक और वो, ठीक है ना। कि एक सोलेनॉइड है सपोज, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई, ऐसे करके होता है। तो दिक्कत है, ठीक है, तभी ठीक है। म्यू नॉट एन आई ऐसा करके होता है। तो म्यू नॉट को अगर बदल दिया जाए, कैसे सोलेनॉइड थी और सोलेनॉइड में तुमने एक आयरन रॉड रख दी, तो उसका म्यू बदल जाएगा, म्यू बदल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? करंट बदल दो तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। जो भी कोई चीज़ आप देखना चाह रहे थे वो आपने किसी वायर में किसी चीज़ के आसपास रखी, उससे दूर कर दिया, पास कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। पूरा चैप्टर इसी बात पे बेस्ड है कि फ्लक्स बदल रहा है। अगर फ्लक्स नहीं बदल रहा तो चैप्टर ऑफ है, कुछ नहीं है चैप्टर में, बस फ्लक्स बदल रहा है इस बात का चैप्टर है पूरा, बस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है फ्लक्स बदलने का? एरिया बदल लो। एरिया कैसे बदला जाएगा? ओ सही बात है, ऐसा। या फिर एरिया तुम जैसे मान लो कि कोई स्क्वायर था और तुमने उसका एरिया बदल के उसे सर्कल बना दिया, तो क्या एरिया चेंज हो जाएगा? ठीक है। या कोई एरिया और कैसे बदलोगे कि वायर थी सपोज ऐसे, इस तरह से वायर है यूं करके, और ये वायर तुम ऐसे खींचते जा रहे हो, तो क्या जो बाउंडेड एरिया वाला छोटा होता जाएगा, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होती जाएंगी। और कैसे कर सकते हो? थीटा चेंज करके। फाइन, थीटा कैसे चेंज होता है? बी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ था वैसा ही है, एरिया जितना मैग्नीट्यूड का था उतना ही है, बट बी और ए के बीच का एरिया चेंज कर रहे हो, यानी कि रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से, और एक लूप है तुमने यहाँ रखा है ऐसे, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी? जीरो। इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? इधर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पास करें? ऐसे। तो क्या क्रॉस करके जा रही है इसको? नहीं, एक भी नहीं जा रही क्रॉस करके। सबसे ज़्यादा कब जाएंगी? जब ये ऐसे हो, तब इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? ऐसे। दोनों के बीच का एंगल कितना? कॉस जीरो। कॉस जीरो, तो मैग्नेटिक कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है? बी इंटू ए। और मिनिमम ये वाला कितना हो सकता है? या ये हो सकता है मिनिमम माइनस बी ए, जब 180 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, सही। तो तीन तरीके से फ्लक्स चेंज हो सकता है। अब कोई ये काम करना है, मतलब परमानेंट करना ही शुरू कर दे ऐसे कि भाई ये वाला एरिया घुमाया जा रहा है ऐसे, तो तुमने कुछ नीचे एक सिस्टम लगा दिया और तुम हाथ से घुमा रहे हो ये चीज़, तो एरिया इसके ऊपर रखा हुआ घूम रहा है, तो लगातार फ्लक्स बदल रहा होगा, ठीक है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी नाम का कोई फॉर्मूला होता है क्या? ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ऐसे करें। ये तीन तरीके हैं जिससे फ्लक्स बदल सकता है, चौथा तरीका नहीं है, ठीक है।
बी में कुछ कुछ चीज़ें इनहेरेंट हैं अंदर कि आप करंट बदलोगे, आप म्यू बदलोगे, आप डिस्टेंस बदलोगे, ऐसा ऐसा कुछ भी। बाकी एरिया बदलोगे तो एरिया बदलोगे, और एंगल, बस एंगल ही बदल सकते हो और क्या करोगे। इस तरह से करके फ्लक्स बदला जा सकता है, ठीक है जी। ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो, इफ सारी चीज़ जो है वो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, फ्लक्स लिख पाओगे तो सही। लेकिन अगर कुछ चीज़ बदल रही हो, कुछ भी वेरिएबल, तीनों में से कुछ भी, यानी कि बी, एरिया, थीटा इज वेरिएबल, कि एरिया तो जी लगातार बदल रहा है ऐसा, फिर ये नहीं लिख पाऊंगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, छोटा एरिया लेना पड़ेगा, क्या, बी डॉट डी एस ऐसा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 5m मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी कभी ऐसा हो रहा हो तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे। दो टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं। हाँ बोल। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही बदल लेगा, ऐसे करके करंट है, एक सेकंड, ऐसे करके करंट है, यहाँ पे एरिया बैठा है ऐसा, सही। मैं इस एरिया को पकड़ के ऐसे और ऐसे करने लगूँ इधर, किसको जीरो, नहीं नहीं, मैंने इस पर गोला नहीं मारा भाई, क्लोज सरफेस है वो, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू जीरो, क्लोज थोड़ी करा मैंने सरफेस, यहाँ पे मैंने गोला मारा है क्या ऐसे, तब होता है जीरो, अब थोड़ी जीरो है, तो ओपन है ऐसा करके कोई भी एरिया, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी। हाँ स्क्वायर है बस एक, ऐसे इधर लेके जाऊंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, पास लाऊंगा तो बढ़ जाएंगी। तो ये डायनेमिक वेरी हो रहा होगा इस तरह से, ठीक है। या फिर एरिया यहीं रखा है, इस वाले करंट को टाइम के साथ बढ़ा रहा हूँ ऐसे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो उधर फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, सही है। तो ऐसा कुछ भी केस आएगा तो मुझको करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन। तो दो फॉर्मूले हुए फ्लक्स के, एक हुआ बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला हुआ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, ठीक है। बोलो भाई लोग, ठीक है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जीरो होता है क्लोज सरफेस के लिए, कोई 3D सरफेस हो जो पूरा क्लोज करे किसी मैग्नेट को या कोई भी चीज़, तो फिर जीरो होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लोज सरफेस रख दिया, सपोज ऐसा करके ही हूँ, तो इधर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंट्री करेगी पीछे से उतनी निकलनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोज लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जीरो होना पड़ेगा फिर तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू बी डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू जीरो है, वो ठीक है ऐसा, ठीक है भाई लोग। चलो ये तो फ्री का टॉपिक था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम फैराडेज लॉ। दो लॉ दिए हैं फैराडे ने, और उससे पीछे पहले उसकी पूरी कहानी है, ठीक है जी। फैराडे ने फॉर्मुलेट किया है, एक्सपेरिमेंट किसी और का था, एक्सपेरिमेंट है ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था भाई ऐसा। और ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से कुछ कुछ निकले, चलो लिख ही लो पहले तुम। डन। ऑर्स्टेड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं तुमको। क्या है, ऐसे कोई लूप लिया है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर ऐसा, बस ऐसा करंट आएगा इसमें,
कहाँ से आएगा? तो कोई सोर्स नहीं है, कोई करंट नहीं होगा। अब ऑर्स्टेड ने उठाई भाई एक मैग्नेट ऐसे, ये उसका नॉर्थ पोल था, ये वाला साउथ पोल था, और इस मैग्नेट को ऐसे ले जाना शुरू किया इसकी तरफ, यहाँ थी, इसकी तरफ ले जाना शुरू किया ऐसे, तो देखा इसमें डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, ऐसे चला के देखा वापस तो भी डिफ्लेक्शन आया, फिर साउथ पोल ले जाके देखा इसकी तरफ, तब भी डिफ्लेक्शन आया, दूसरी डायरेक्शन में आया, वापस लेके गया, फिर डिफ्लेक्शन आया, दूसरी डायरेक्शन में आया। ऐसे करके उसने पूरा एक टेबल तैयार करी कि क्या क्या करने पे क्या होता है। नॉर्थ को पास लेके जाओ, इधर डिफ्लेक्शन आता है सपोज, नॉर्थ को दूर लेके जाओ तो इधर आता है, साउथ को पास लेके जाओ तो इधर आता है, और साउथ को दूर लेके जाओ तो उधर आता है, ऐसा। तो उसने देखा कि मैग्नेट की वजह से है क्या ये, तो उसने मैग्नेट को रखा स्टेशनरी और लूप पकड़ लिया इस बार कि लूप को लेके जाऊंगा इधर और लूप को लेके जाऊंगा दूर, और फिर ऐसे रख के फिर लूप को लेके जाऊंगा, लूप को लेके जाऊंगा दूर। 4 पॉसिबिलिटी हो गई, 4 होकर के देखी, फिर भी डिफ्लेक्शन आया, सेम टाइप का डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, फिर उसने एक और चीज़ करके देखा कि अगर मैं इसको और इसको दोनों को सेम स्पीड से ऐसे चलाने लगूँ तब भी आता है क्या डिफ्लेक्शन? कहते तब नहीं आता। इसको चला लिया ऐसे, नहीं आता, ऐसे करके नहीं आता। इसका मतलब कि अगर लूप में और मैग्नेट में रिलेटिव वेलोसिटी है तब तो डिफ्लेक्शन आता है, एंड इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। मैंने यहाँ ले जाकर चुपचाप ऐसे रख दी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ कुछ मूवमेंट करवाऊंगा इसका तो तुरंत डिफ्लेक्शन आता है। अब उसने सब कर लिया, सब फॉर्मुलेट करके रख दिया, लेकिन वो बता नहीं पाया कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं पता। वो बताया फैराडे ने। फैराडे ने इस बारे में 2 लॉ दिए। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में दिया गया है कॉन्सेप्ट क्या है कि ये काम क्यों होता है, और सेकंड लॉ में दिया गया है कि मेज़र कैसे करूँगा, जो भी चीज़ आई है, करंट आया है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, तो वो मेज़र कैसे किया जाएगा। तो पहला तो है थ्योरेटिकल और दूसरा है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल। ठीक है जी। तो फर्स्ट लॉ है कि ये काम कैसे हुआ, तो क्या लगता है तुमको कैसे हुआ होगा ये काम, जो कि ऑर्स्टेड को तो नहीं पता लगा। तो एक मैग्नेट होती है ऐसे, तो मैग्नेट्स क्या, नॉर्थ पोल है तो यहाँ से निकलती हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ऐसे करके सब इसके अंदर चली जाती हैं ऐसे। जब मैग्नेट यहाँ रखते हो ऐसे, तब इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस क्लोज्ड एरिया से पास कर रही होंगी। ठीक है, तो कुछ भी पास कर रही हैं, सपोज 10 पास कर रही हैं। जब मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो क्या वो बढ़ेगा नंबर, तो जब यहाँ लेके गया 20 हो गया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्टेशनरी कर दी तो क्या 20 की 20 रह जाएंगी। ठीक है, थोड़ा और आगे लेके गया 30 हो गई सपोज, फाइन। तो जब आप रोक लेते हो मैग्नेट को तब तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग चेंज नहीं हो रही होती, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। लेकिन ड्यूरिंग द चेंज, जब आप चला रहे हो इसको, उस टाइम पे डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब ये चेंज को रेस्पॉन्ड करता है, फ्लक्स को नहीं कि फ्लक्स कितना है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। चेंज अगर कर रहे हो तो रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इस बारे में है फर्स्ट लॉ, लिखो। सर उसने इस चीज को पहले ये देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर खुद का अपना डिफ्लेक्शन देता है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन आ रहा है। नहीं, गैल्वेनोमीटर में तो करंट ही बाद में आया ना। गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं, वो है उसकी खुद की, वजह से भी तो डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। नहीं, चेंज होने से होता है। उसकी मैग्नेट जो भी रखी है वो चल थोड़ी रही है, उधर रेस्ट पे रखी है मैग्नेट। नहीं, मैग्नेट जो बाहर से लाए हो आप, वो उस मैग्नेट में भी तो कुछ वो लगा रही है। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो सब छोड़। इसे तो मैं लंबे तार ला के यहाँ कर लूँगा इधर, फिर क्या दिक्कत। हाँ, उससे कुछ नहीं हो रहा। लिखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये स्कूल में लिखने को आता है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट स्कूल में लिखने को नहीं आता, काम उसने किया था लेकिन सारा। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये लिखने को आता है, और इन्हीं पे बेस पूरा चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट लॉ में लिखे, इफ द फ्लक्स associated with a closed loop changes, if the flux associated with a closed loop changes, it induces
एन EMF, इट इंड्यूसेस एन EMF इन द लूप। EMF का मतलब तो समझते हो, वोल्टेज, वैसी भाषा में, सिंपल भाषा में ना, वोल्टेज। तो इफ द फ्लक्स, एक मिनट क्या लिखा हमने, हाँ, इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज लूप चेंजेस द इंड्यूस, सॉरी, इट इंड्यूसेस एन EMF इन द लूप। फाइन, इसी में कंटिन्यूएशन में लिखिए, इफ द लूप इज कंडक्टिंग, if the loop is conducting, then there can be induced current. If the loop is conducting, then there can be induced current. ठीक है भाई, कब होता है तो फ्लक्स एसोसिएटेड होना चाहिए और वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले कुछ फ्लक्स था, फिर वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले नहीं भी था, अचानक से आ गया फ्लक्स, तो मतलब यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं थी, कोई फ्लक्स नहीं था, मैग्नेट छुपा के बैठे थे, और तुमने अचानक से यहाँ पे मैग्नेट रख दी, तो चेंज हुआ फ्लक्स, चेंज हुआ तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अब तुमने यहाँ रखी है मैग्नेट, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, चेंज नहीं चाहिए उसको, चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, ओके, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, समझ पाए हो? अरे ठीक है, कि जब भी चेंज होता है फ्लक्स तो एक इंड्यूस EMF क्रिएट होता है, और अगर ये लूप कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो इंड्यूस्ड करंट भी होता है। इंड्यूस तो कह रहा हूँ इसको क्योंकि किसी बाहर के कॉज की वजह से इसमें पैदा हो गया था, नहीं पहले से इंड्यूस किया है किसी ने कुछ चेंज की वजह से। फैराडे सेकंड लॉ लिखे, the induced EMF produced in the closed loop, the induced EMF produced in the closed loop is equal to the rate of change of flux, is equal to the rate of change of flux with respect to time. The rate of change of flux with respect to time. ठीक है, तो induced EMF छोटे ई से दिखाते हैं इसको, स्मॉल ई से। इंड्यूस कुछ कह रहा है, इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, तो d∅/dt, ऐसा। ठीक है, अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम या कुछ चीज़ें लगातार बदल रही हों तब के लिए अगर पूछा तो d∅/dt, और बस दो इंस्टेंट थे जिनके बीच में चेंज हो गया है तो फिर ΔΦ/Δt ऐसा करके लिख दूंगा। ठीक है, ओके, इफ लूप हैज n टर्न्स, अगर लूप में एक से ज़्यादा टर्न्स हैं, मतलब ऐसा था लूप, इस तरह का लूप था, कैपिटल N ही लिखना। इफ लूप हैज n टर्न्स देन E कितना होगा, तो हर एक लूप के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये वाली चीज़ को। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ d∅/dt और n∅, ये है टोटल फ्लक्स। एक लूप था तो एक एरिया लिया, n लूप होंगे तो n टाइम्स लिया जाएगा वो वाला एरिया, तो टोटल कितना हो गया n × 5। फाई को कहते हैं फ्लक्स और n∅ को कहते हैं फ्लक्स लिंकेजेस। n से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको कहते हैं फ्लक्स लिंकेजेस। तो E का फॉर्मूला क्या हुआ कि E इज इक्वल टू n d∅/dt, ये है सेकेंड लॉ का एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला n d∅/dt। फिर हमने एक लाइन लिखी है कि अगर लूप कंडक्टिंग है तो उसमें फिर करंट भी हो सकता है, इंड्यूस करंट। तो इफ लूप इज कंडक्टिंग हैज
रेसिस्टेंस आर, किसी तो वायर का बना होगा तो उसका रेसिस्टेंस है आर, देन इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा एन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी, ऐसा। ठीक है, ओके। जगह थोड़ी कम पड़ रही है अपने पास, इसे मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए हो? हम देखें, जो करंट होता है आई, वो कैसा होता है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना, एन अपॉन आर डी फाइव। ठीक है, इंटीग्रेट कर दूँ अगर इसको ऐसे कि फाइव वन टू फाइव टू के पहले प्लस फाइव वन था, फिर बाद में फाइव टू हुआ, तो कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा, डेल्टा क्यू, कितना चार्ज फ्लो हो गया होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव अपॉन आर, ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हो। चार्ज कितना फ्लो हुआ ऐसा, तो अपने को चार्ज पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है और ईएमएफ पूछा जाता है। तो ये दो तीन फॉर्मूले हुए जो डब्बे में पैक किए हैं मैंने सबसे पहले। ठीक है जी, ये जो ई लिख रहे हो आप, ये वाला, ये है इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर मुझको कहा जाए कि एवरेज वाला बता दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई कौन सा है, इंस्टेंटेनियस। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, एन डी फाइव बाई डी टी। लेकिन अगर ई पूछा जाए एवरेज, तो क्या फॉर्मूला लिखा जाता है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ऐसा सेम इज विद करंट, कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है तो डी फाइव बाई डी टी, और अगर एवरेज पूछा है तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने काम आएंगे।